हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। ठीक है, अब अगर आप बिगनर्स नहीं हैं फिर भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो मैं साफ साफ बता रहा हूँ बिगनर्स के लिए, जो बैंक के बारे में कुछ नहीं जानते, जिन्हें ये भी नहीं पता कि बैंक के कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, जिन्हें मतलब समझो कुछ नहीं पता, बस जीरो है। ठीक है, तो दोस्तों, जब मैंने पहली बार अपनी बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की थी, तब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था कि बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, बहुत सारी वीडियो आई, लेकिन किसी भी वीडियो में सारे एग्ज़ामों की एक बार में इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई थी। कोई एसबीआई की बता रहा है, कोई किसी की बता रहा है, जो एग्ज़ाम चल रहा होगा पैटर्न ट्रेंड में उसी की बता रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी एग्ज़ाम जो जो होते हैं बैंक के सबके बारे में बताऊंगा, सबका क्राइटेरिया बताऊंगा, सबकी क्वालिफिकेशन बताऊंगा, किसमें कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो जिसे भाई लंबी वीडियो नहीं देखनी है वो जा सकता है। ठीक है, और लास्ट में मैं ये बताऊँगा कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो पहले तो ये देखो भाई, एग्ज़ाम बैंक एग्ज़ाम सॉरी बैंक एग्ज़ाम कैसे कैसे वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आईबीपीएस, आरआरबी। ठीक है, ये चारों लोग कराते हैं एग्ज़ाम। ये दोनों एग्ज़ाम एक ही संस्था कराती है, वो है आईबीपीएस। एसबीआई अपना एग्ज़ाम अलग लेती है, आरबीआई अपना एग्ज़ाम अलग लेती है। ठीक है, आज मैं एसबीआई, आईबीपीएस और आरबीपीएस, आरआरबी में होने वाले एग्ज़ामों के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज़। ठीक है, कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपका। आरबीआई के बारे में बात नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे भाई, ये है किंग। इन सब का सपना होता है इसे ज्वाइन करना। ठीक है, एक बैंकर्स का सपना होता है आरबीआई को ज्वाइन करना। तो इसके बारे में बात मत करो, इसके लिए स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, और एसबीआई, आईबीपीएस, आईबीपीएस, आरआरबी, इन तीनों की बात करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसके बारे में बात नहीं करनी भाई, इसकी एक अलग ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लो बैंक एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में वीडियो आ जाएगी, इसके बारे में आ जाएगी, इसके बारे में आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको जानने के लिए अलग से सर्च करना पड़ेगा कि आरबीआई की इस जॉब की तैयारी के लिए क्या करें, तब इसके बारे में आता है। अपना सर्च, अगर विश्वास नहीं तो सर्च करके देख लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं मैं बता दे रहा हूँ। इन सभी एग्ज़ामों की एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सैलरी क्या है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कि चाहिए नहीं चाहिए, आज मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। हाउ मैनी अटैम्प्ट्स, कितने अटैम्प्ट्स दे सकते हैं हम, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, और लास्ट में पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है, शुरू करनी है। ठीक है, ये वीडियो किसी भी एग्ज़ाम के लिए डेडिकेट नहीं है कि आपका समझो 2025 में कोई एग्ज़ाम हो तो आप सोचो कि उसके बारे में बताने वाला हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये वीडियो बस मैं ये बना रहा हूँ कि बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कैसे शुरू करें, सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे हम, और मैं एक बैंक एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले जो जानकारी आपको होनी चाहिए वो उस बारे में बताऊँगा। ठीक है, मैं किसी ये नहीं बताऊँगा कि ये एग्ज़ाम आ रहा है, इसको तैयार कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है, मैं एकदम जीरो से सारी जानकारी बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे एसबीआई की, एसबीआई पीओ की। ठीक है, देखो, एसबीआई और भी एग्ज़ाम लेता है, एसओ वाला भी लेता है। मैं यहाँ पे सिर्फ उन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ जो ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें मतलब कोई भी दे सकता है, और जो एसओ वाला होता है उसके लिए स्पेशल डिग्री चाहिए होती है। ठीक है, ये भी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बस ऑफिसर लेवल की और क्लर्क लेवल की बात करने वाला हूँ। ठीक है, सभी एग्ज़ाम जो जो मैंने ऊपर बताए हैं, एसबीआई, आईबीपीएस, आईबीपीएस, आरआरबी, इन तीनों की मैं ऑफिसर लेवल और क्लर्क लेवल की बात करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, एसबीआई पीओ के लिए एज लिमिट है 21 से 30। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आरक्षण मिलता है, जो अलग अलग कास्ट से होते हैं वो तब मिलता है जब ये 30 के आसपास होते हैं। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, ग्रेजुएशन, कुछ नहीं है, बस सिंपल आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या बीए भी चलेगा, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इससे मतलब है। और कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि इसमें परसेंटेज क्या है, कोई परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज की कोई मांग ही नहीं करी है। ठीक है, मैं ये अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मैंने जितनी भी आपको जानकारी दे रहा हूँ ये सब मैंने ऑफिशियल वेबसाइटों पे गया हूँ, वहाँ से मैंने कलेक्ट की है। ठीक है, और इसकी सैलरी क्या होती है, 80+ भाई। ठीक है, ये मैंने जो बताई है 80+। अब मैंने एग्जैक्ट सैलरी क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये देखो पोस्टिंग के हिसाब से होता है ना, कहीं पे कुछ अलाउंस ज़्यादा मिलते हैं, कहीं पे कम मिलते हैं, उस हिसाब से। लेकिन ये 80+ ये कन्फर्म है, इससे कम नहीं होने वाली आपकी। ठीक है,
कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। लेकिन मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दूं तो भाई अगर खाली हो, अगर बैंक एग्ज़ाम की तैयारी बस शुरू करिए तो कंप्यूटर कर लो। पूछो क्यों? इसका एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम में भाई क्या करोगे फिर बताओ, है ना। तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और आज के टाइम पे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो भाई क्या ही फ़ायदा। कितना डिजिटल ज़माने में कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो बेकार है भाई, ठीक है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको सिलेबस मतलब इसका कोर्स नहीं करना है तो भाई बेसिक नॉलेज तो ज़रूर ले लेना। अपने आप एक लैपटॉप हो घर पे अच्छी बात है, नहीं है तो भाई कम से कम कोर्स कर लेना, ठीक है। आप 6 महीने ही कर लो, सर्टिफिकेट मत लो, लेकिन 6 महीने कर लो। 6 महीने में आप कंप्यूटर से फैमिलियर हो जाओगे, ठीक है। फिर आता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। इससे पहले बात कर लें अटैम्प्ट्स की। SBI PO में अटैम्प्ट्स होते हैं भाई, ठीक है। जनरल में 4 अटैम्प्ट दे सकते हो, OBC में 7 दे सकते हो, SC ST में कोई अटैम्प्ट नहीं होता, EWS में 4 अटैम्प्ट होते हैं, ठीक है। जनरल और EWS सेम है। अटैम्प्ट्स कब गिने जाएंगे? जैसे आपने प्री दे दिया, आपने फॉर्म भर दिया, प्री का एग्ज़ाम दे दिया, अटैम्प्ट्स गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। अटैम्प्ट तब गिना जाएगा जब आपने मेंस में, जैसे कि आपने प्री दे दिया, मेंस में आपका नंबर आ गया, तो मेंस में आपका नंबर आ गया इसका मतलब ये नहीं आपने अटैम्प्ट दे दिया। मेंस जाकर आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी कि मैंने मेंस दिया है। अगर आप मेंस देने नहीं गए तो अटैम्प्ट नहीं गिना जाएगा, मेंस देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब आप 4 मेंस दे सकते हो, ठीक है। जनरल वाले, OBC वाले 7, EWS वाले 4, SC वाले की कोई लिमिट नहीं है, बस इनकी एज लिमिट है, एज लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका। देखो, एग्ज़ाम पैटर्न PO का प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, और मेंस में एक पेपर और होता है सेकंड पेपर, जिसे डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं, जिसमें लिखना होता है, ठीक है। अब प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? क्वांट होता है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होता है, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, बस ख़त्म। मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मैंने यहाँ पे क्वांट नहीं लिखा है, और ना ही SBI ने अपने ऑफिशियल उसमें लिखा है वेबसाइट पर। यहाँ पे चुपचाप DA और DI लिखा हुआ है, यानी मेंस में DA और DI पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। यहाँ पे क्वांट भी लिख सकता था वो, लेकिन उसने नहीं लिखा, उसने उसे वो यहीं से पूछा है क्वेश्चन, DA DI से। तो एक बात और जान लो, DI, अगर किसी को पता है DI क्या होती है या फिर डाटा एनालिसिस क्या होता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप मैं जब एंड में बताऊँगा कि तैयारी कैसे करनी है वहाँ सब बता दूँगा, ठीक है। रीजनिंग आती है, रीजनिंग के साथ कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन, वैसे मोस्टली बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इसके, लेकिन इसमें भाई सिलेबस में लिखा है तो हमने बता दिया। रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों से मिलकर साथ में आते हैं। इंग्लिश आती है, बैंकिंग अवेयरनेस आती है, करंट अफेयर्स। बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स मिलकर आती है, ठीक है। करंट अफेयर्स 6 महीने की आती है, ये भी मैंने बता दिया। अब मेंस में ये एक पेपर है ये पूरा, ठीक है, एक बार में बैठ के ये पूरा पेपर देना है। अब आता है सेकंड पेपर। इस पेपर के बाद अब थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको, उसके बाद सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें लिखना होता है। क्या लिखना होता है मैं वो सब नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। एंड में सब मैं बताऊंगा कहाँ से पता चलेगा आपको। फिर सेकंड पेपर के बाद आपका मेंस हो गया। अब आपके लिए फिर से ये साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आता है अलग से, फिर ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लिखवाए जाते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया अलग से। और फिर अगले दिन मतलब इसको हो जाने के बाद फिर से आपका एडमिट कार्ड आता है ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के लिए, ये आपका लास्ट पड़ाव होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पड़ाव, सबसे ज़्यादा मतलब लेवल इसी में होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, फिर इसका सेकंड पेपर, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट, फिर ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू एक साथ होता है, ठीक है। और सब सही बताऊँ मैं आपको, चलो ये भी बताऊँगा कौन सा एग्ज़ाम हाई लेवल का, कौन सा मीडियम लेवल का, कौन सा लो लेवल का है, ठीक है। अगर कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो डरे ना कि भाई इसमें इंग्लिश है, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लास्ट में आपके लिए भी है, बैंक में हिंदी मीडियम वालों के लिए भी जगह है भाई, ठीक है, देखते रहो बस। चलिए, मैं SBI PO को बता दिया मैंने, अब नेक्स्ट बताता हूँ आपको। ये रही, बात करेंगे हम SBI क्लर्क की, ठीक है। PO वो ऑफिसर लेवल का है, क्लर्क ये असिस्टेंट है। ऑफिसर का असिस्टेंट समझ लो। क्लर्क मतलब ये नहीं कि आपको चाय देने जाना है, पानी पिलाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, ये भी एक अच्छी पोस्ट है, ठीक है। इसमें कैशियर हो सकता है या फिर जो बैठे रहते हैं वो काउंटर पे वो सब हो सकते हैं, ठीक है। इसकी एज क्या होती है? 20 से 28। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
कोई परसेंटेज की मांग नहीं है, इसमें कोई अटैम्प्ट नहीं होता है। अटैम्प्ट सिर्फ बैंक एग्जाम में एक ही है, वो है SBI PO के लिए। मैं अभी इन तीनों की बात कर रहा हूँ, SBI, IBPS RRB की, ठीक है। इनमें सिर्फ SBI PO में ही होता है और किसी में अटैम्प्ट नहीं होता है, ठीक है। इसकी सैलरी क्या होती है? इसकी सैलरी होती है 45,000 प्लस, ठीक है। 45 से कम नहीं मिलेगी आपको, इससे ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट सैलरी इसलिए लिखी क्योंकि हर जगह अलग अलग होती है, ठीक है। अलाउंस आपके ज़्यादा कहीं कम होते हैं। इसमें भी कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगेन मैं आपसे बोलूँगा, बेसिक नॉलेज भाई कंप्यूटर की होनी चाहिए। घर पे है तो उसे सीख लो, अगर नहीं है तो भाई 5-6 महीने कर लो। 5-6 महीने करोगे तो पूरा एक साल ही कर लेना, अच्छी नॉलेज हो जाएगी। और भाई रीजनिंग में देखो, यहाँ पे मेंस में कंप्यूटर पूछते ही हैं, जो भी 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं आप कम से कम कर तो लोगे, ठीक है। अब मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ क्लर्क लेवल की, इसमें बस 2 चीज़ होती हैं, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में आता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। मेंस में आता है क्वांट, रीजनिंग और कंप्यूटर, साथ में बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस मतलब यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, करंट अफेयर्स भी इसी के साथ है और वो भी 6 महीने की, ठीक है। हो गया ना, SBI क्लर्क के बारे में बता दिया मैंने, पहले आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ सब। अब मैं हल्के हल्के बस आपको पैटर्न बताता हूँ, फिर एंड में बात करेंगे कि तैयारी कैसे शुरू करनी है। अब बात करते हैं IBPS की। एक एग्ज़ाम हो गया SBI पूरा, मैंने बता दिया, क्लर्क भी, PO भी। IBPS की बात करते हैं, IBPS PO की बात करते हैं। ये मैंने लिखा 11 बैंक्स, मतलब IBPS 11 बैंक्स के लिए आपकी भर्ती लेता है। मतलब इंडियन बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब जो बैंक है 11 बैंक। अब इसमें 11 बैंक कौन कौन से हैं गूगल पर सर्च कर लेना, मैं यहाँ बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो 11 बैंक्स कौन कौन से, आप जाके उसमें सर्च कर लेना गूगल पे कि IBPS कौन कौन से 11 बैंकों के लिए एग्ज़ाम कराता है, ठीक है। अब आती है इसकी एज लिमिट IBPS PO की 20 से 30 होती है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन इसमें भी सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है, कोई परसेंटेज नहीं मांगी है। सैलरी 75 से 80 होती है, इसके बीच में होती है, ठीक है। 75 से कम नहीं होती और 80 के पास अलाउंस के ऊपर डिपेंड करता है, इतनी तो होती है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इसमें भी, फिर से कह रहा हूँ, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर के बारे में भाई अगर आप कंप्यूटर से फैमिलियर नहीं रहोगे तो एग्ज़ाम के टाइम में अभी दिक्कत होगी। एग्ज़ाम पैटर्न इसका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इसमें भी सेकंड पेपर होता है मेंस में, और इंटरव्यू होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में क्या होता है, क्वांट होता है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, ठीक है। और मेंस में डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी DI और DA पे बात की गई है। क्वांट यहाँ पे लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोड़ वो DI पे देने वाला है, ठीक है, क्योंकि बिना DI के आप पेपर नहीं निकलने वाला। रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, बैंकिंग अवेयरनेस होती है, और बैंकिंग अवेयरनेस के साथ करंट अफेयर्स आती है, वो भी 6 महीने की, ठीक है। अब मेंस में ये पूरा पहला पेपर था, सेकंड पेपर ये रहा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें लिखना होता है, ठीक है। अब रही बात इंटरव्यू, मेंस के बाद आता है इंटरव्यू हो जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें इतना ही होता है, इसमें कोई SBI की तरह एक लेवल और नहीं होता है कि साइको मैट्रिक टेस्ट होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं IBPS क्लर्क की, ठीक है। एक मिनट मैं पेज बदल देता हूँ। तो ये रहा IBPS क्लर्क के बारे में। ये भी 11 एग्ज़ाम में इसकी पोस्टिंग होती है, 11 एग्ज़ाम मतलब सॉरी 11 बैंकों में पोस्टिंग होती है। अब वो 11 बैंक कौन कौन से आप देख लेना जाके, ठीक है। एज, ये 11 बैंक सरकारी हैं, 12 सरकारी बैंक हैं, एक SBI, वो तो अपना अलग लेता है क्योंकि उसका लेवल ही अलग है, ठीक है। और बाकी जो 11 सरकारी बैंक है उसके लिए IBPS करवाता है। क्वालिफ़िकेशन इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं है, इसमें भी कोई अटैम्प्ट नहीं है। अभी मैंने जो पीछे IBPS भी बताया उसमें भी कोई अटैम्प्ट नहीं था, और SBI क्लर्क बताया उसमें भी कोई अटैम्प्ट नहीं था, ठीक है। अब आता है सैलरी, इसकी भाई क्लर्क की 45 प्लस होती है, ठीक है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई नहीं होता। एग्ज़ाम पैटर्न प्रीलिम्स और मेंस बस, क्योंकि क्लर्क लेवल का है, ठीक है। प्रीलिम्स में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, मेंस में क्वांट, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर है, ये लिखा हुआ है सिलेबस में, ठीक है, इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ सीधा। इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स 6 मंथ्स की। अब बात आती है भाई IBPS RRB PO, जिनको इंग्लिश से लगता है डर, उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है ये, ठीक है, और बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। पूछो कैसे, अभी बताता हूँ। पर और IBPS RRB के लिए बहुत लोग चाहते हैं कि हम इसमें जाएं, क्यों? क्योंकि ये भाई ऊपर जितने बताए वो सब अपने घर के पास तो मिलेंगे नहीं, ऑल इंडिया वो सर्विस है वो,
ठीक है। और ये IBPS RRB होता है रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम जिस जैसे हमें उत्तर प्रदेश से भरा तो हम उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे और चांसेस होते हैं कि अपने आसपास मिल जाए, ठीक है। इसीलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब भाई आगे अगर पैसे चाहिए तो भाई आप बड़े बड़े SBI जा सकते हैं, IBPS जा सकते हैं, इसमें भी पैसा कम नहीं है। देखो एज होती है 18 से 30, क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन, बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। इसकी सैलरी होती है 75+, ठीक है भाई। कंप्यूटर सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, इसमें कोई अटैम्प्ट नहीं होता, मैंने पहले बता दिया। प्रीलिम्स में इसमें देखो एक हिंदी मीडियम वालों के लिए फ़ायदा क्या है, इसमें बस प्रीलिम्स में 2 चीज़ होती है, क्वांट और रीजनिंग, बस ख़त्म कहानी, कुछ नहीं, ठीक है। 45 मिनट का इसका वो होता है पेपर, ख़त्म। इंग्लिश नहीं होती इसमें। और मेंस में क्या है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी। मैंने कहा था हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, जाहिर सी बात है हिंदी चुनेंगे। जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है एजुकेशन का, जिन्हें इंग्लिश में वीक है, वो ये वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं भाई। सैलरी बहुत 75,000+ है, पहले मंथ की बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। आगे कितनी जाएगी वो पता नहीं। कंप्यूटर, अब एक चीज़ और देखना, बाकियों में क्या था, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर था, यानी रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछ लेता था। लेकिन भाई यहाँ पे कंप्यूटर का अलग से पोर्शन है पूरा, 40 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, यानी कंप्यूटर यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए कह रहा हूँ कंप्यूटर कोर्स कर ही लेना, आपके लिए फ़ायदा है। फिर बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ये तो साथ में आता है, 6 महीने करंट अफेयर्स आएगी। उसके बाद होता है इंटरव्यू, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। इसमें जो क्लर्क वाला होता है, मैं उसका पेपर ले आता हूँ पहले, रुको। ये रहा IBPS RRB क्लर्क, ठीक है। क्लर्क जो होता है वो PO का असिस्टेंट होता है, बस इतना समझ लो। ये कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इसमें भी कोई अटैम्प्ट नहीं होता। इसकी एज लिमिट 18 से 28। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, भूल गया हूँ मैं, ग्रेजुएशन होती है, ठीक है, नॉर्मल। इसमें भी कोई परसेंटेज का मामला नहीं होता है, ठीक है। सैलरी 35 से 40 होती है, इसमें थोड़ी कम होती है बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी तुलना में। कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है तो अच्छी बात है। एग्ज़ाम पैटर्न बता दे रहा हूँ, प्रीलिम्स और मेंस 2 चीज़ें होती हैं। प्रीलिम्स में क्वांट, रीजनिंग, ख़त्म। मेंस में क्वांट, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, ठीक है। कंप्यूटर, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर अलग से है भाई पूरा, इसके 40 क्वेश्चन आते हैं, बता दे रहा हूँ मैं। बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 6 महीने की आती है, ठीक है। इसमें इंग्लिश हटा के कंप्यूटर बढ़ा दिए, बस ये सोच लो। और कंप्यूटर्स मैंने देखा है इसका लेवल नॉर्मल रहता है, क्लर्क वाले में तो और भी नीचे रहता है, RRB PO वाले में थोड़ा सा नॉर्मल रहता है बस, यानी पढ़ोगे तो हो जाएगा। अब बात आती है, इससे पहले मैंने आपको सारे एग्ज़ाम के बारे में बता दिया, सारी डिटेल्स दे दी हैं, ठीक है, एक साथ सब मैंने आपको दे दिया है। अब आपको जो एग्ज़ाम पसंद आता है उसकी तैयारी करना शुरू कर दो, या तो SBI या IBPS या RRB। अब एक चीज़ और सुनो, इन सबका सिलेबस सेम है, बस SBI में क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है थोड़ा, IBPS में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, PO वाले में, दोनों में इतना सा है। RRB का पूरा सिलेबस सेम है, IBPS का पूरा सिलेबस सेम है, SBI का पूरा सिलेबस सेम है, इनका सबका सिलेबस बिल्कुल सेम है, कहीं कुछ नहीं बदला है, ठीक है। बस अंतर इतना है, एक चीज़ मैं बताता हूँ लिख के, ये रहा SBI, ये रहा IBPS, ये रहा IBPS RRB। देखो इसका जो लेवल है उससे थोड़ा सा हार्ड लेवल इसमें पूछता है, और इसका जो लेवल है उससे थोड़ा सा हार्ड लेवल इसमें पूछता है, यानी सबसे हार्ड हुआ SBI, फिर उससे थोड़ा सा कम IBPS, और सबसे बेकार समझो, बेकार शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, सबसे लो लेवल है IBPS RRB। बैंक एग्ज़ाम में सबसे लो लेवल IBPS RRB का ही है, ठीक है, इससे लो लेवल किसी भी बैंक का नहीं है। और इन तीनों से ऊपर आता है इन सबके पिताजी, RBI, जिसमें सबका सपना होता है जाना, ये भाई खुद में एक ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। इससे तो फिलहाल मत लेना, इसे हल्के में मत लेना, इससे भी थोड़ा सा हार्ड लेवल इस RBI का होता है, ठीक है। सिलेबस इसका भी सेम है, सेम टू सेम सिलेबस है, कुछ बदला नहीं है सिलेबस में, ठीक है। लेकिन बस इसमें जैसे कोई क्वेश्चन पूछा उसका हार्ड लेवल इसमें पूछेगा,
उसी क्वेश्चन का इसमें हार्ड लेवल इसमें पूछेगा, उसी क्वेश्चन का हार्ड लेवल इसमें पूछेगा, और कुछ नहीं है। ठीक है। अब क्या इनके अलावा भी कोई और एग्ज़ाम होते हैं बैंक में? हाँ, वो होते हैं इंश्योरेंस के। मान लो LIC में भी होता है, नाबार्ड में भी होता है, और सेबी में भी, सिडबी में भी होता है, और भी हैं, मुझे याद नहीं है। ये सब इंश्योरेंस के होते हैं। इनका भी सिलेबस सेम है। देखो, बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करने का फ़ायदा क्या है? हमने किसी एक बैंक की तैयारी करी, ठीक है, अब उसमें LIC भी आ गया, IBPS भी आ गया, IBPS RRBI भी आ गया, SBI भी आ गया, RBI भी आ गया, नाबार्ड भी आ गया, सिडबी भी आ गया, और भी जो एग्ज़ाम है सब आ गए। ठीक है। अंतर इतना है, सब एग्ज़ाम को आप देने के लिए इंग्लिश तो पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश नहीं पढ़नी तो सिर्फ आप एक एग्ज़ाम दे पाओगे, वो है IBPS RRB, बस इकलौता यही एग्ज़ाम है। अगर इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सॉरी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है। वो इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे देते हैं जो क्लियर हो जाए, क्योंकि भाई तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है। इंश्योरेंस वाले में क्या होता है, ये जो करंट बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट होता है ना, इसमें थोड़ा सा इंश्योरेंस से जुड़ जाता है। इंश्योरेंस से वो आ जाती है थोड़ी सी, समझ लो, अगर 20 नंबर का ये पूछा तो 10 नंबर का इंश्योरेंस पूछता है। ठीक है। तो इन सब का थोड़ा सा सिलेबस अलग है, इंश्योरेंस बस जुड़ जाता है, बाकी सब कुछ सेम है और कुछ नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई पढ़ना कैसे है। हमने जान तो लिया, अब आप सब ने अपना अपना सेलेक्ट कर लिया हो कि भाई हम इसका देंगे। हिंदी मीडियम वाले ने सोच लिया हम इसका देंगे, इंग्लिश वाले ने सोच लिया हम तो सब देंगे, क्योंकि भाई उन्हें तैयारी करनी है। ठीक है। और जिसे अपने घर के पास रहना है वो देगा सिर्फ IBPS RRB, क्योंकि भाई उसे घर के IBPS RRB उसे अपने घर के पास रहना है, घर वालों के साथ रहना है। ठीक है। अब तैयारी कैसे करनी है? हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंक। देखो यार, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ, बैंक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 6 महीने, कम से कम 6 महीने, ये तो रिक्वायरमेंट है। अब यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं, लास्ट 2 महीने में बैंक एग्ज़ाम कर लो, 3 महीने में कर लो, भाई कुछ नहीं होता है। किसी भी सीरियस स्टूडेंट के पास जाओ, उससे पूछ लो भाई कब से तैयारी कर रहे हो, और उससे पूछना कि आपने ये वीडियो देखी थी यूट्यूब पर कि भाई 2-3 महीने में कर लो, वो कहेगा हाँ देखी थी, उसी को देख के मैंने तैयारी शुरू की थी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि 2-3 महीने में हो जाए, क्योंकि भाई इसका बैंक एग्ज़ाम का जो सिलेबस छोटा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कम से कम 3 मंथ तो चाहिए ही चाहिए भाई। 3 मंथ से कम में सिलेबस कर रहे हो, इसका मतलब आपने सिलेबस सही से पढ़ा ही नहीं है, उसको समझा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। ठीक है। अब ये बताऊँ, 3 महीने कम से कम बता रहा हूँ मैं, अधिक जितना ले लो आप। ठीक है, वो तो आपके ऊपर है। अब देखो यार, 2 बच्चे हैं मेरे पास, को जो कहेंगे कि मुझे 6 महीने में करना है, क्योंकि 6 महीने बाद एग्ज़ाम आ रहा है। मैं किसी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, 6-6 महीने पे एग्ज़ाम आते हैं एग्ज़ाम के, बैंक के, तभी इसलिए मैं 6 महीने ले आया हूँ। कोई कह रहा है हम इस बार नहीं देंगे भाई 6 महीने बाद, हम तो एकदम इज्जत से पूरा पढ़ेंगे और एकदम तैयार हो जाएंगे, फिर अगली बार देंगे, पहली बार में क्लियर करेंगे। उनके लिए 12 महीने का प्लान। 6 महीने में क्या करना है? 3 महीने में सिलेबस। ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या बढ़ जाती है, सिलेबस अगर 3 महीने में करना है तो 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। ये वाला काम मैंने करा था। जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे एग्ज़ाम के लिए 6 महीने बचे थे। 6 महीने नहीं, 5.5 महीने ही बचे थे। मैं 6 महीने मोटा मोटा मान रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सिलेबस किया, 10 से 12 घंटे मैंने करा भी है। ये काम हो जाता है भाई, तभी मैंने लिखा है, मैंने करा है। सिलेबस पूरा 3 महीने में कंप्लीट हो गया था मेरा। ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ मैंने 3.5 महीने मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई की थी, और बीच में थोड़ी भाई लापरवाही कर दी थी, तो कभी 6 घंटे कभी 4 घंटे ऐसे पढ़ रहा था। लेकिन 3 महीने में सिलेबस मैंने कवर कर लिया था, क्योंकि 3.5 महीने मैंने जो करा था वो मैंने सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात आई थी प्रैक्टिस की, इसमें मैंने थोड़ी सी लापरवाही कर दी थी। ठीक है। वो आप लोग भाई मत करना, वो तो अपने अपने ऊपर है भाई, जो पढ़ेगा उसे मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसे नहीं मिलेगा। 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर, 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। 6 महीने का प्लान है। 3 महीने क्या करना है आपको भाई? प्रैक्टिस करनी है, दबा कर कुछ नहीं करना है। टेस्ट देने हैं, मॉक देना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। यही है बैंक एग्ज़ाम की सक्सेस, किसी भी एग्ज़ाम की। ठीक है। अब जो भाई कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो पूरा आराम से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से, एकदम सब कुछ तैयार कर लेंगे और पहली बार में एग्ज़ाम में बैठेंगे, पहली बार में दे देंगे, क्लियर कर देंगे, उनके लिए क्या है, 4 से 5 महीने लगाओ अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। अब 4 से 5 महीने क्यों लग रहा है भाई? किसी का 3 महीने लग रहा है। यहाँ पे 7 से 8 घंटे पढ़ो ना, आराम आराम से पढ़ो, आप स्ट्रेस लेना नहीं है। 7 से 8 घंटे पढ़ो, अपना सिलेबस पूरा करो, और कंसिस्टेंसी के 7 से 8 घंटे पढ़ोगे तब जाके होगा इसमें सिलेबस पूरा। ठीक है। ये नहीं कि एक में साल मिला है तो बैठे ही रह गए, करे अरे हो जाएगा, 1 साल है, 1 साल यूँ निकल जाता है यूँ। ठीक है।
फिर इसमें बचेगा 7 से 8 मंथ। 7 से 8 मंथ प्रैक्टिस, मॉक 100 प्लस मॉक। आपको मॉक भाई देखो टाइम कम है, 100 प्लस तो आप दे नहीं पाओगे, और दे दोगे तो फिर प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, तो टेस्ट में, मॉक में, प्रैक्टिस में। इनके पास क्या है, प्रैक्टिस भी भरपूर कर लेंगे, मॉक भी 100 प्लस चले जाएंगे, डेली टेस्ट भी देते रहेंगे ये। इनके पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो बिगिनर हो, 6 महीने की रेंज पे मत दौड़ो। जो बच्चा पढ़ने में एवरेज रहा है, जिसकी मैथ अच्छी रही है, वो 6 महीने की रेस में चला जाए भाई। जिसे लगता है, क्योंकि देखो हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता कि हम मैथ में कैसे हैं या पढ़ने में कैसे हैं, हम ही जानते हैं। तो कोई कह देता है कि अरे इसलिए ये वाला कोर्स परचेज़ कर लो भाई, यहाँ पे पढ़ना, इतने इतने पढ़ाएंगे, 3-4 महीने में आपकी तैयारी करा देंगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मत इन सब चीज़ों में मत पढ़ना भाई। जो मैं बता रहा हूँ, वास्तविकता में जीना सीख लो भाई। तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता कि तुम पढ़ने में कैसे हो, मैथ में कैसे हो। तो मैथ जिसकी अच्छी है भाई, वो 6 महीने की रेस में चला जाए और दे दे। हो भी जाता है, बहुत से बच्चों का होता है, ठीक है। आप इंटरव्यू देख सकते हो, बहुत से लोगों ने 6-6 महीने में निकाला है, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे थे, इंग्लिश अच्छी थी भाई, इंग्लिश बैकग्राउंड से थे वो। हिंदी वाले के भाई क्या करेंगे, हिंदी वाले भी पढ़ने में अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वो RRB निकाल देते हैं 6 महीने में। लेकिन भाई जो वीक हैं, जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, जिन्हें अपने बेस पे काम करना है कि भाई मैथ हमें शुरू से पढ़ने तो मजबूत करनी है, ठीक है, वो भाई क्या करेंगे, सिलेबस हल्के हल्के करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे सिलेबस, और प्रैक्टिस करेंगे अपनी, मॉक देंगे, 100 प्लस टेस्ट देंगे, एकदम रेडी हैं हम एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। ये होती है भाई तैयारी। कुछ चीज़ बताता हूँ मैं। तो भाई देखो, कैलकुलेशन स्पीड बैंक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि एक क्वेश्चन करना होता है 20 सेकंड में। एक क्वेश्चन 20 सेकंड में करना होता है भाई, मैथ का, रीजनिंग का, सबका ध्यान रखना, ठीक है। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई जैसे 30 सेकंड मिलते हैं, लेकिन 5 सेकंड माउस को हिला के आंसर क्लिक करने में चले जाते हैं, 5 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में चले जाते हैं, बचे 20 सेकंड में बस सवाल समझो, हमने पढ़ा, माइंड में आधी कैलकुलेशन हो गई, आंसर करना इस तरीके से करना होता है, ठीक है। डरो मत, डरा नहीं रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस के साथ सब आ जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन, सॉरी वो अलार्म आ गया था, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है, देखो मैंने जो किया था, जो मैंने गलती की थी कैलकुलेशन स्पीड के लिए भाई, मेरे को बाद में समझ में आएगी क्या क्या ज़रूरी है। टीचर तो बताते गए, मैंने हल्के में ले लिया। आप लोग ये गलती मत करना। स्क्वायर 1 से 50 तक, इससे नीचे तो आना मत भाई, क्योंकि मैंने जितनी प्रैक्टिस करी है 50 तक तो आता ही आता है, मतलब सवालों में आता ही रहता है। क्यूब्स 1 से 20 से नीचे मत पढ़ना। 1 से 20 से लेके भाई क्यूब याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। टेबल 25 से नीचे याद कर, मतलब याद नहीं होनी चाहिए, 25 से ऊपर ही कर लो। 25 तो कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से, और रटी हुई ऐसी होनी चाहिए, 18 निमा सीधा आंसर, 25 धाम सीधा आंसर, 17 तियाँ सीधा आंसर, 16 नमा सीधा आंसर, 16 अट्ठे सीधा आंसर, ये होना चाहिए। इस लेवल की याद होनी चाहिए। अभी होगा कैसे वो भी बता रहा हूँ। और डेली प्रैक्टिस चाहिए भाई, ये तो सक्सेस है। सक्सेस की सबसे बड़ी की डेली प्रैक्टिस। और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए फ्रिक्शन वैल्यू पता है क्या होता है, एज लाइक 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4, इस तरीके की फ्रैक्शन वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है। ये भाई कम से कम 50 प्लस फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, 50 प्लस। अब ये हम पता कैसे लगेंगे हमें फ्रैक्शन वैल्यू कौन कौन सी याद करनी है। पहली बात तो जिस टीचर से पढ़ोगे वो आपको लिखवा देगा बहुत सारी, ठीक है, वो तो रट लेनी है बिल्कुल, वो ऐसी होती हैं जो आती हैं। फिर क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई नई परसेंटेज वैल्यू आ गई, आपको याद नहीं है, आपने नोट कर लिया कहीं पे, उसे रट लिया। मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरे पास भाई 50 से ज़्यादा फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, मुझे याद भी है, ठीक है। अब इन चीज़ों को जैसे हम क्या करें, हम कहें कि यार इसे याद कैसे करें, अब क्या हम एक हफ्ता बैठ के पहले इन्हें याद कर लें, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना है, डेली पढ़ने से पहले 20 मिनट, शुरू में तो आपको आधा घंटा लगेगा, बाद में तो जब रिवाइज करोगे तो 10 मिनट 20 मिनट लगेगा, आधा घंटा डेली स्क्वायर याद करा। पहले दिन 10 ही याद करे, दूसरे दिन ये 5 ही याद करे, और टेबल सीधा 10 तक तो सबको याद है, कन्फर्म याद होगी भाई। वीक होंगे तो उन्हें 12 तक, वरना जो भाई पढ़ने में अच्छे होते हैं उन्हें 18, 19, 20 सब याद होता है। इसे पढ़ना है डेली, फ्रिक्शन वैल्यू डेली रटनी है, ठीक है। अब देखो, ये जो पढ़ना है ना, डेली जो आधा घंटा देना है, आगे चल के 1 महीने बाद ये 20 मिनट हो जाएगा। डेली जो 20 मिनट देने हैं, देने ही देने हैं भाई। मैंने बोला डेली प्रैक्टिस, इस चीज़ की डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि भाई 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर सब तो यूज होते नहीं हैं, कभी कभी यूज होते हैं। तो हमें याद कब रहेंगे, जब हम डेली पढ़ते रहेंगे।
1 से लेके 20 तक क्यूब कब याद होगा? जब भाई हम डेली पढ़ते रहेंगे। पहाड़े कब याद होंगे? जब हम डेली पढ़ते रहेंगे, क्योंकि डेली तो भाई डेली तो हम प्रैक्टिस में अपने पहाड़े यूज़ नहीं करते ना, कभी कभी यूज़ होता है, कभी किसी का तो याद कैसे होगा? जब हम डेली खुद पढ़ते रहेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू डेली तो यूज़ होती नहीं है, कब याद होगी? जब हम खुद पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन स्पीड का रामबाण है। डेली प्रैक्टिस करनी, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक इसे पढ़ते ही रहना। आपको याद हो गई है फिर भी पढ़ते रहो भाई, मजबूर हैं, क्या करें? अगर नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, तो पढ़ते रहो, जब तक सिलेक्शन हो तब तक पढ़ते रहो। ठीक है, और करंट अफेयर्स ये मत सोचना 6 महीने की आती है तो हम भाई 6 महीने में तैयारी करते हैं, 6 महीने बाद पढ़ेंगे। जिस दिन तैयारी शुरू कर दी उस दिन करंट अफेयर्स शुरू कर देना भाई, बता दिया मैंने। करंट अफेयर से फैमिलियर होने के लिए 1 महीना लगता है, मुझे भी लगा था। शुरू में 10 दिन ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि कोई चीज़ें कनेक्ट ही नहीं होंगी, इससे पहले हम कुछ जानते ही नहीं है। हो सकता है 20 दिन भी लगे कि क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। 1 महीने बाद आपको सब कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, अरे अच्छा ये यहाँ पे सर ने बताया था, अच्छा यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि 1 महीने लगातार आपने चीज़ें पढ़ी ना, तो वो 1 महीने वाली अगले महीने कनेक्ट हो रही हैं। ध्यान रखना, करंट अफेयर बोरिंग चीज़ है लेकिन सिलेक्शन भी यही दिलाएगी। ठीक है, क्योंकि मेंस में भाई सिलेक्शन तो यही दिलाएगी ना। मेंस में तो मैथ और रीजनिंग का धुरंधर आता है, वो तो पहले ही आपको जो बेकार स्टूडेंट है तो उन्हें पीछे छोड़ के आता है। जो भाई मेंस के लिए कर रहा है इसका सब धुरंधर है मैथ और रीजनिंग के। लड़ाई तो यहाँ पे है ना कि अब एक्स्ट्रा नंबर कौन लेके आता है, वो तो इसमें लेके आएगा ना, एक्स्ट्रा नंबर इंग्लिश में, एक्स्ट्रा नंबर करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस में। ठीक है, तो ये था। अब कुछ चीज़ और बता दूँ, मैं पर्सनल बता रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, मैंने जो एक्सपीरियंस की है, लाइव क्लास मत देखना भाई, 1 दिन पीछे चलना। अब लाइव क्लास मत देखने का मतलब ये नहीं है कि हम 10 दिन पीछे चल रहे हैं लाइव से। लाइव क्लास से बस 1 दिन आगे पीछे चलना है। ऐसा क्यों? इसमें देखो यार टाइम बर्बाद होता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं वो बता रहा हूँ। और अब आप कहोगे कि भाई लाइव क्लास नहीं देखेंगे तो हम डाउट कहाँ से क्लियर करें? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। डाउट क्लास क्वेश्चन के लिए मैं क्या करता था, जो जिससे भी हमने कोर्स परचेज़ किया है, ठीक है, इसके बारे में भी बात करता हूँ, परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिससे भी कोर्स परचेज़ किया है वो अपना डाउट सेशन के लिए ग्रुप देता है, वहाँ पे अपना डाउट क्लियर करो। हर टॉपिक के बाद टीचर डाउट क्लास लेता है, वो लाइव क्लास में ज्वाइन करो डाउट क्लास, वहाँ पे अपना डाउट पूछ लो। एक क्लास बस पीछे चलना डाउट से, वो लाइव क्लास से, तभी पूछ पाओगे ना अपना क्वेश्चन। वरना भाई तुम 10 दिन बाद थोड़ी पूछोगे उससे, वरना वो कहेगा कि हम 10 दिन पहले हमने आपसे डाउट लिया तब तो आपने पूछा नहीं। इसीलिए बस 1 दिन पीछे चलना लाइव से, और अपना डाउट क्लास में लाइव जाके पूछ लो। गूगल पे अपना क्वेश्चन डाल के पूछ लो, यूट्यूब पे अपना क्वेश्चन डाल दो, पूछ लो। बहुत से तरीके हैं यार। ठीक है, लाइव देखने से हमारा टाइम बचता है, तो भाई जहाँ हम 10 घंटे पढ़ सकते हैं वहाँ हम वो जहाँ हम लाइव क्लास देखने के बाद हमें 12-13 घंटे लगेंगे, वहीं हम 10 घंटे में सब निपटा लेंगे, बाकी हम अदर कुछ काम कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, लाइव क्लास मत देखना, ही मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं बता रहा हूँ। मैं नहीं देखता हूँ, मैं सीधा रिकॉर्डेड देख के 1.5 पे देख लेता हूँ, बस ख़त्म कहानी। मेरा जल्दी हो जाता है और मैं प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेता हूँ। हमें लाइव क्लास कम देखनी है ना, हमें तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। समझना है क्वेश्चन करने, समझना है क्वेश्चन करने। लाइव क्लास में हम समझाएंगे सर, है ना, ये तो प्रैक्टिस थोड़ी कराएंगे। और एक चीज़ और, वो कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप बैच ले लो, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ भाई, देखो अगर आप बिगनर हो, तैयारी शुरू करने जा रहे हो, तो कोई कहेगा कि हम यूट्यूब से पढ़ लें या फिर बैच ले लें। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको कुछ नहीं पता है तो एक टीचर ही ऐसा इंसान है जो हमें अच्छी तरह से सारे सिलेबस की गाइडेंस दे सकता है, और अपने जैसे मानो क्वांट का टीचर है, क्वांट की सारी चीज़ें बता सकता है, पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है, पेपर में कैसे स्पीड बढ़ानी है, बहुत सब चीज़ें बताकर डीपली वो एक टीचर ही कर सकता है। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे यूट्यूब पर बहुत सी क्लासें हैं, भाई यूट्यूब पे बहुत सी क्लासें हैं, लेकिन भाई वो प्रैक्टिस कर सकते हो आप उनसे, उन क्वेश्चनों से। लेकिन डीपली जो बंदा समझाएगा वो पेड क्लास में ही समझाता है। अरे यार खुद सोचो ना, 75,000 40,000 की सैलरी है, वो आप उसके लिए आप 500 रुपये का सिलेबस नहीं ले पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा यार? इतना तो खर्च करना पड़ेगा भाई। ठीक है, और करंट अफेयर्स के नोट्स भाई डेली बनाने हैं, डेली बनाने हैं, डेली, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। छोड़ दिया तो कोई मतलब नहीं बनता भाई फिर तो, क्योंकि करंट अफेयर्स से डेली जुड़ोगे तभी फैमिली हो पाओगे। ठीक है, अब क्या चीज़ें बतानी है? हाँ, मैथ, रीजनिंग, 3 घंटे कम से कम, 3 घंटे कम से कम, और कहाँ गया, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स,
भाई 2.5 घंटे तो देने पड़ेंगे दोनों को, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस अलग होती हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस अलग हैं। और कंप्यूटर और हिंदी, इनके लिए 2 घंटे ले लो, क्योंकि जिसके पास 1 साल है वो तो हिंदी का भी छोटा सिलेबस है, कंप्यूटर का भी छोटा सिलेबस है। भाई ये तो रटने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे भी रटना है, इसे भी रटना है। तो 1 साल में बहुत रट लोगे, 6 महीने में बहुत रट लोगे, ठीक है। तो इसे 1-1 घंटा दे दो, काफ़ी है। इसे 2.5 घंटा तो देना ही पड़ेगा भाई, दोनों को मिला के, करंट अफेयर्स भी और बैंकिंग अवेयरनेस को भी। क्योंकि बैंक, और एक बात और ज़्यादा याद रखना, बैंकिंग अवेयरनेस जिससे पढ़ोगे उसी से करंट अफेयर्स पढ़ना भाई, तभी आपको को रिलेट कर पाओगे। पता चले करंट अफेयर्स किसी और से पढ़ लो, बैंकिंग अवेयरनेस किसी और से, तो वो कुछ चीज़ें यहाँ बताता है, कुछ चीज़ें यहाँ बताता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ GA बाय पीयूष सर से, मैं आपसे ये नहीं कह रहा उनसे पढ़ो, किसी से भी पढ़ो भाई, मुझे मतलब नहीं है, मैं उनसे पढ़ता हूँ। तो वो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाते हैं, वो अपनी करंट अफेयर्स को इसमें ऐड करते हैं और इसको इसमें ऐड करते हैं, दोनों चीज़ साथ लेके चलते हैं। अब जो बच्चे उनसे नहीं पढ़ते हैं उन्हें समझ में नहीं आता होगा कि सर कर क्या रहे हैं, कैसे समझ में आएगा भाई। उन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा रखी है, करंट अफेयर्स हम मतलब हमसे जब हमें पढ़ाते हैं तो कोरिलेट कर पाते हैं कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं। तो भाई मैं तो इनसे पढ़ता हूँ, किससे भी पढ़ो, लेकिन जिससे पढ़ो बैंकिंग अवेयरनेस, उसी से करंट अफेयर्स पढ़ो, बस इतना कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बंदा आपको ज़्यादा अच्छे समझा पाएगा, ठीक है। अब क्या रह गया है, हिंदी इंग्लिश को भी टाइम देना पड़ेगा, और मैथ रीजनिंग भी हो गया है। तो अब कुछ बचा तो है नहीं मेरे ख्याल से, सब तो मैंने बता दिया है, ठीक है, कैसे तैयारी करनी है। और सारे एग्ज़ाम पैटर्न बता दी कौन कौन से होते हैं। RBI के लिए पता करना है तो भाई अलग से वीडियो बन जाएगी बाद में, कभी देख लेना। पहली बात तो अब इन्हीं एग्ज़ाम को क्लियर कर दो, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको क्लियर करने के बाद ही बंदा RBI के लिए बारे में सोचता है, ठीक है। या तो भाई आपका एजुकेशन बहुत एकदम अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, अलग कॉन्फिडेंस है, तब RBI के बारे में सोचो, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले तो भाई RBI के बारे में क्या, हम जैसे लोग क्या ही सोचें, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, इंग्लिश ही इतनी अच्छी नहीं है भाई, क्या सोचें। तो मैं RRB PO के बारे में करता हूँ, सोचता रहता हूँ, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ मैं, अगर बाकी आप सीरियस स्टूडेंट हो, ठीक है, तो भाई मैं आपको थोड़ा टिप्स दे दे रहा हूँ। किसी भी टॉपिक, जब अरिथमेटिक क्वांट में अरिथमेटिक का है, तो अरिथमेटिक के पर टॉपिक के भाई 300 प्लस क्वेश्चन कम से कम 3 बार लगाना भाई। आप चाहें तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, बंदा यही बोलेगा, ठीक है। 300, अगर 300 क्वेश्चन लगा रहे हो तो 3 बार तो ज़रूर लगाना भाई। अरिथमेटिक ऐसा पोर्सन है, ठीक है। और आप स्पीड मैथ का कोई टॉपिक लगा रहे हो, तो स्पीड मैथ का एक टॉपिक का 500 प्लस क्वेश्चन तो ज़रूर लगाना, और इसे 2 बार लगाना। कोई भी टॉपिक स्पीड मैथ का ले लो, 500 प्लस क्वेश्चन लगाना और 2 बार लगाना। और DI के भाई, और पजल जो रीजनिंग में होती है, गलत स्पेलिंग, हाँ सही। तो पजल DI के भाई 500 प्लस सेट की बात कर रहा हूँ, एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, 500 प्लस सेट लगाना। पजल के 500 प्लस सेट लगाना, लगाने ही लगाने भाई, इतनी तो रिक्वायरमेंट है ही बैंक की। क्योंकि देखो यार, पढ़ हर कोई रहा है, सब कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे हैं, मैथ रीजनिंग सब पढ़ रहे हैं, छोटा सा सिलेबस है, हर किसी को रटा हुआ होगा, ठीक है। अब हमारी इसमें लड़ाई कहाँ पर, लड़ाई है स्पीड की। स्पीड उसी की आएगी जिसने प्रैक्टिस करी होगी भाई। 100 प्लस मॉक लगाने ही लगाने। अब कुछ लोग पूछेंगे भाई वो तो बताया नहीं आपने टाइम टेबल। भाई हर बंदे का उठने का टाइम अलग है, पढ़ने का टाइम अलग है, माइंडसेट अलग है। अपने हिसाब से अपने आप अपना प्लान बनाओ, किसी का प्लान मत देखो भाई। मैंने बस आपको ये बता दिया, मैथ कम से कम 3 घंटे पढ़नी है, रीजनिंग कम से कम 3 घंटे पढ़नी है, करंट अफेयर्स और वो 2.5 घंटे पढ़ना है कम से कम, और इंग्लिश और हिंदी 1-1 घंटे 2 घंटे पढ़नी है, ठीक है। वो हिंदी और कंप्यूटर, अगर RRB PO की करते हैं तो। अच्छा, RRB PO के लिए मैंने एकदम डीप में जाके स्ट्रेटेजी बना रखी है। आप कहेंगे मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप जाके देख लेना, एकदम डीप में जाके बना रखी है, एक एक चीज़, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मिनट में करने होते हैं, कि और कहाँ कहाँ से आते हैं, सब दे रखा है। और कैसे प्रैक्टिस करें, सब एकदम दे रखा है, मॉक कहाँ से लगाएं, सब दे रखा है, बिल्कुल डीप में जाके देख लेना आप, और किसी को RRB PO की करनी है तो। और जिसको नहीं करनी है वो भी देख लेना, क्योंकि उसे ये पता चल जाएगा कि हम तैयारी कैसे करें, एकदम डीप में बता रखा है मैंने, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मेहनत लगी है बहुत बनाने में। वीडियो लंबी हो गई है मैं मानता हूँ, लेकिन भाई जो बातें बताई हैं वो काम की तो होंगी, अगर हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, इससे पता चलेगा कि हाँ वीडियो बनाने में कुछ तो हुआ,
भाई पूरे यूट्यूब पे मैं देखा कि ऐसी वीडियो कहीं नहीं है जहाँ पे सारे एग्जाम के बारे में एक ही वीडियो में बता रखा हो। अब तुम लोगों को भागना नहीं पड़ेगा, अब सर्च नहीं करना पड़ेगा इसकी सैलरी कितनी है, इसकी एज लिमिट कितनी है, या फिर इसकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज चाहिए नहीं चाहिए। मैं सब सारी डिटेल्स एक ही वीडियो में बता दी, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे भी ऐसी कोई वीडियो मिले। मुझे नहीं मिली तो मैं सोचा अब दूसरों के लिए बना दूँ भाई, कम से कम उन्हें तो ना भागना पड़े इधर उधर। ठीक है। अब भाई कुछ लोग सोचेंगे ना कि इतने सारे क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन पर टॉपिक के, यानी कि अंदर 10,000 प्लस ये तो क्वेश्चन चले जाएंगे। 10-15 हज़ार इतने क्वेश्चन लाए कहाँ से? तो भाई देखो, बुक आती है, क्वांटिटी की अलग आती है, रीजनिंग की अलग आती है। क्वांट की एक दक्ष क्वांट है, वो मेरे पास है, उसमें 5,000 प्लस क्वेश्चन है। और एक है रीजनिंग की, वो भी है मेरे पास, उसमें 6,500 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, इतने हो गया। और जहाँ से आप सिलेबस कोर्स परचेज करोगे वो भी बंदा कराता है 100 प्लस हर टॉपिक के। ठीक है, वहाँ से ले लेना आप। और गूगल पे भाई सर्च कर दो, कोई टॉपिक सिंप्लीफिकेशन डाला, सिंप्लीफिकेशन डाल दिया, RRB PO या SBI PO या फिर क्लर्क, और क्वेश्चंस डाल दो, उस लेवल के आ जाएंगे। ठीक है। और जब आप मॉक दोगे, मॉक में भाई इतने होते हैं प्रीवियस ईयर, पूछो मत। तो भाई क्वेश्चन बहुत हैं, बस करना है आपको, कर सकते हो, दम है तो कर लो। जो कर लेता है वो भाई ले जाता है, और जो बस हवा में ऐसी बातें करता है वो भाई रह जाता है, ऐसे का ऐसे। और एक चीज़ और, DI ऐसा पोर्शन है, पजल ऐसा पोर्शन है, इसके बिना आपका सिलेक्शन कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। 20-20, 25-25 नंबर की आती हैं ये दोनों। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इनकी करना। लेकिन ये मेंस के मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं, ये तब DI तभी कर सकते हो जब अर्थमेटिक के टॉपिक आते हों, क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है। पजल तभी कर सकते हो जब आपकी रीजनिंग अच्छी हो। तो सोच लो, मतलब वो बिना पढ़े वो सब, इसका जो बेसिक है रीजनिंग का और मैथ का, ये आप कर ही नहीं सकते हो। तो खुद को तैयार करो पहले उन सब चीज़ों के लिए, उसके बाद ये करना। ठीक है। आई होप मैं सारी चीज़ें कवर कर ली हूँ, सारे डाउट क्लियर कर दिए हूँ। अगर कोई भी डाउट रहता है भाई कमेंट करके पूछ लो, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, मैंने बहुत पूरी कोशिश की है सारी चीज़ें बता दूँ, कुछ छूट गया तो भाई पूछ लेना। स्ट्रेटेजी चाहिए वो पूछ लेना, वो सब बता दूंगा। RRB PO की तो मैंने बना दी है भाई, देख लेना। और भाई जिसको सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज में डर लगता है, या फिर DI में, भाई सिंप्लीफिकेशन स्पीड के साथ कैसे करें, एग्जाम में कैसे करना है, बिल्कुल वही उसी अप्रोच के साथ मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, अभी भी चल रही है, और नंबर सीरीज की भी। जैसे एग्जाम में करना है स्पीड से, 20 सेकंड में कैसे निपटाना है, मैंने एकदम उसी तरीके से चला रहा हूँ। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी। 250 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा मैं दोनों में। ठीक है, 50 दिन तक चलेगी वो। ठीक है, अभी 10वां 11वां दिन चल रहा है, आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत बच्चे कर रहे हैं, उन्हें फ़ायदा भी है, क्योंकि उनके कमेंट पढ़ता हूँ मैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो आपकी मर्ज़ी है भाई, मैंने बता दिया। ठीक है, कहीं से भी सिलेबस ले सकते हो, सब अच्छा पढ़ाते हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि बैंकिंग का सिलेबस इतना छोटा है कि कुछ खास है नहीं, सब पढ़ा देते हैं। भाई टीचर कितने पढ़ा रहे, प्रैक्टिस है, जो मैंने बताया वो प्रैक्टिस करोगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलिए भाई, वीडियो अब बहुत लंबी हो गई है, मैं नहीं चाहता आप लोगों को दिक्कत हो। और ये वीडियो भाई आप लोग 1.5 पे करके देख, अब तो एंड आ गया, देख लिए तो अच्छा रहता। ठीक है, चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। और एक चीज़ यार, और चलो छोड़ो, वो किसी अगली वीडियो में बताएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ तक आने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।